हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो पूरी जिंदगी फिलिस्तीन कॉज को अपने आप को एक तरह से वक्फ किया हुआ है। इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और इस जंग में खास तौर पर पिछले 16 महीने में कम अज कम आधा दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वो गए हैं, जिसमें तेहरान, इस्तांबुल, मॉस्को और ब्राजील, बहुत जगहों पर वो गए हैं और रेजिस्टेंस मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों से भी आपकी मुलाकातें हैं, बातचीत उनकी होती रहती है और उस पूरे इलाके में बहुत लोग जानने वाले हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त जो हम बात करेंगे उनसे वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी इमेज बनाने चले थे पीस मेकर के तौर पर कि मैं अमन और शांति बहाल करूंगा, उन्होंने गाजा पर हम कंट्रोल करेंगे, गाजा को हम अपने हाथ में ले लेंगे और फिलिस्तीनियों को निकाल बाहर करेंगे, जॉर्डन और मिस्र भेज देंगे। यह फॉर्मूला आखिर क्या है? नेतन्याहू के और उनके बीच में जो बातचीत हुई उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ बता रही है? ये जो लीडर्स हैं वो यानी बिल्कुल ऐसा लगता, जो प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तारी के डर से अपने हवाई जहाज को डाइवर्ट कराता हो, यूरोपीय मुल्कों से बच करके निकलता हो, वो वॉशिंगटन में पहुंच करके कैसे शेर हो जाता है? यह बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि पूरी दुनिया में नफरत इजराइल के खिलाफ जैसी है, जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए हैं, अब वो गाजा को पूरी तरह से साफ करने के प्लान की बात कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और भी जो इस इलाके में वाकयात हो रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, आप में से बहुत से हमारे देखने वाले ऐसे हैं जो मुझे बाकायदा याद दिलाते हैं कि फिरोज साहब से बात कीजिए। फिरोज साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। आप ये बताइए कि ये जो वॉशिंगटन से आने वाली तस्वीरें, व्हाइट हाउस से आने वाली तस्वीरें और ये कहना कि हम पूरी तरह से साफ कर देंगे, जैसे कि कोई कमोडिटी है कि ट्रक में उठाएंगे कहीं ले जाकर के फेंक देंगे, आपको क्या कुछ लगा ये जैसे प्रोजेक्ट पेश किया गया और जिस तरह से रिएक्शन दुनिया भर से आया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली ट्रम्प की प्रेसिडेंसी 15 दिन के अंदर ही इम्प्लोड हो चुकी है। जैसे गाजा ने बाइडेन, हैरिस और ब्लिंकन को हरा दिया, वैसे ही 15 दिन के अंदर गाजा ने, पैलेस्टाइन ने ट्रम्प को भी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, हरा दिया। क्योंकि आज हर एक देश की तरफ से, अरब देशों की तरफ से भी, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, रशिया, चाइना, दुनिया का कोई देश बचा नहीं है। खाली इंडिया ने भी तो कुछ बोला नहीं, मोदी जी ने कुछ बोला नहीं है। जो बोल रहे कि ट्रंप ने जो बोला है वो इलीगल है, ये एब्सर्ड आइडिया है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये इंटरनेशनल कानून के विरोध में है। ओके, मैं आगे की बात बोलूंगा कि ट्रंप ने जो बोला है कि ये क्लीन आउट करेंगे और ये ओनरशिप हमारी है, ये अमेरिका की ओनरशिप बन जाती है। मतलब ये इतनी, मतलब कुछ लफ्ज नहीं है जो ट्रम्प बोल चुका है। मगर ये 1948 के जिनीवा कन्वेंशन के कानून के अनुसार, विच इज कॉल्ड इंटेंट टू कमिट जेनोसाइड, जेनोसाइडल इंटेंट, मैं अगर बोलता हूं कि मुझे 10,000 फिलिस्तीनियों को गाजा में खत्म करना है, जो नेतन्याहू बोल चुका है, कर भी चुका है। ओके, बाइडेन पे भी वो केसेस अभी होने वाले या हो चुके हैं, ब्लिंकन पे तो डेफिनेटली होने वाले हैं या हो चुके हैं। ओके, तो जेनोसाइडल इंटेंट के मैं ये पूरी आबादी को निकाल दूंगा, एथिक क्लेंस कर दूंगा, मगर आपने एक देश का नाश कर दिया, एक कल्चर का नाश कर दिया। वो इंटरनेशनल लॉ में, आईसीसी के कानून के हिसाब से तो ट्रंप पे भी अभी एक वारंट निकलना चाहिए। इतना बड़ा प्रॉब्लम ट्रंप ने अमेरिका के लिए क्रिएट कर दिया है। ओके, ट्रंप को ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये 2016-20 वाला टर्म नहीं है जो पहली बार आया था, ठीक है, या उसने इब्राहिम अकॉर्ड भी कर डाला और ये टाइम पे 7 अक्टूबर हो चुका है। ये बहुत बड़ा अपराइजिंग फिलिस्तीन का हो चुका है, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा है, रशिया जीत चुका है यूक्रेन के सामने और चाइना बढ़ते जा रहा है अपनी इकोनॉमी में
और ट्रम्प जितना टैरिफ पे टैरिफ करेगा, ये मैंने सनी देओल का डायलॉग जो है तारीख पे तारीख, वैसे ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ करते जा रहा है, उससे ट्रम्प का ही नुकसान होगा, क्योंकि ट्रम्प का जो एजेंडा था कि मेरे आते ही मैं अमेरिका में जो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है बाइडेन और हैरिस के दौर में, मैं उसको कम करूंगा। तो टैरिफ लगाने से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो चुका है, और उसी टाइम पे ट्रम्प बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स भी कम कर रहा है। तो वो उसके पुराने टोरी वाला एजेंडा पे ही, कॉर्पोरेट एजेंडा पे ही चल रहा है। दूसरा हमको ये देखना होगा कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात की आपने, नेतन्याहू ट्रम्प के बाजू में बैठा है। नेतन्याहू आज वॉर क्रिमिनल बन चुका है, एक पारिया है, कोई इसको बुला नहीं रहा है। और ट्रम्प दुनिया के पहले लीडर को अगर बुलाता है मिलने के लिए, तो वो है नेतन्याहू। तो आप सोचे कि इजरायली जूइश लॉबी का कितना दबाव है ये सरकार पे, बाइडेन पे भी था, ठीक है, क्योंकि आज बाइडेन का नाम है जेनोसाइड जो, कमला हैरिस का नाम है हॉलोकॉस्ट किलर हैरिस, और ब्लिंकन का नाम है सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड। ये हाल हो गए, बाइडेन को याद रखा जाएगा तो गाजा के नरसंहार के लिए रखा जाएगा। तो ये तो हाल हो गए उसके। अभी जो नेतन्याहू को बुलाया और नेतन्याहू बाजू में बैठा है, ट्रम्प पूरी बात कर रहा है, नेतन्याहू का बॉडी लैंग्वेज देखो, वो अपना शोल्डर खोल के बैठा है और ट्रम्प बेचारे झुककर बात कर रहा है, ठीक है। तो जो जो स्क्रिप्ट नेतन्याहू ने दिया है ट्रम्प को, ट्रम्प ने वही बोला है, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी जो पूरा कैंपेन था, तो मेरी मेडल्सन जो शेल्डन एडल्सन की विधवा है, शेल्डन एडल्सन सबसे बड़ा जूइश डोनर है टू दी रिपब्लिकन पार्टी। हाइम सबान सबसे बड़ा डोनर है टू द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो शेल्डन एडल्सन के बाद उसकी भी जो विधवा है मेरी मेडल्सन, उसने $100 मिलियन का पूरा फंडिंग किया था ट्रम्प के कैंपेन को। और उसी दौरान उसने कहा कि इजराइल बहुत छोटा है, वेस्ट बैंक में भी अभी देखना होगा। यही ट्रम्प है जिसने जेरूसलम भी पूरा दे दिया, गोलान हाइट्स को भी पूरा दे दिया कि ये इजराइल का है, ये सब इलीगल है, ये देने का कोई अधिकार नहीं, एक इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस है। तो ये तो ट्रम्प कर चुका था। मगर और उसी दौरान उसने जो अब्राहम अकॉर्ड से सो कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलाया था, जैरेड कुशनर जो उसका सन इन लॉ है, मैं मानता हूं उसका हैंडलर भी है, क्योंकि जैरेड कुशनर भी हार्डकोर यहूदी है और एक रियल एस्टेट डेवलपर है, ओके। तो पॉइंट इज के जो अब्राहम अकॉर्ड्स के दौरान मोरक्को, इजिप्ट तो पहले जा चुका था, जॉर्डन भी पहले जा चुका था, मगर यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये सब स्टेट्स को, और बाद में आखिरी तो सऊदी को जोड़ना था। 7 अक्टूबर के बाद सऊदी अभी आएगा नहीं, सबका एक विरोध बड़े पैमाने पे चालू हो गया है। तो नेतन्याहू का एजेंडा ये था कि वो इतने बड़े पैमाने पे हार चुका है गाजा में, कि उत्तरी गाजा में लोग अभी जा रहे हैं, मतलब पूरा मतलब गुस्सा है इजराइल में कि वो समझ चुके हैं वो हार चुके हैं, और एक शेम भी लग रहा है कि हम लोग एक छोटी सी ताकत के सामने हम लोग कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि ये नरसंहार जो हुआ है, हॉलोकॉस्ट जो हुआ है, उन्होंने लोगों को बड़े पैमाने पे मारा है, मगर मैंने तो कोई भी इजराइल का वीडियो देखा नहीं जहां हमास के साथ वो लड़ रहे। हमास के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इस्लामिक जिहाद के भी मिलेंगे, जो उनके टैंक उड़ा रहे, उनके सोल्जर्स को अटैक कर रहे, मगर इजरायली सोल्जर्स का खाली सिगरेट फूकते हुए, बिल्डिंग उड़ाते हुए, औरतों के कपड़े पहनते हुए, घरों में जाके लूटते हुए, ये सब दिख रहा है। तो हवाई जहाज और ड्रोन से आपने टारगेट किया, मगर ऑन द मैन टू मैन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गाजा की गलियों में इजराइल की हिम्मत ही नहीं हुई है वॉर लड़ने की। तो ये इजराइल आर्मी का हाल। और 471 डेज के बाद जब ये सीज फायर होता है, और उसके बाद उत्तरी गाजा में लाखों जा रहे आज फिलिस्तीनी, तो वो बोल रहे कि अभी राइट ऑफ रिटर्न हमारा संभव है। तो 1948 के बाद यूनाइटेड नेशंस का जो कानून 498 बना था, इजराइल पैलेस्टाइन राइट टू रिटर्न, ये जहां जहां से भी 1948 में 47 में निकाल गए थे, वो सब गांव शहरों में उनका जाने का अधिकार है। आज वो बोल रहे कि आज हम लोग उत्तर गाजा हम लोग वापस जा चुके हैं, वक्त आएगा कि हम अपने गांव में जाके वापस बसेंगे। ये इतनी बड़ी बात होगी, ओके। तो नेतन्याहू को जरूरत थी कि भाई कुछ हेडलाइन बदले, कुछ और माहौल बने, कुछ और चर्चा आए। तो ट्रम्प के साथ ये बातचीत हो गई होगी, इसकी जो भी इजरायली एपैक गैंग है जिन्होंने ट्रम्प को सेट किया होगा, और उसने ट्रम्प ने एकदम मूर्खता की बात की। पहले तो उसने कुछ दिन पहले बोल दिया था क्लीन आउट गाजा, वॉर क्राइम है वो। उसने बोला वी विल ओन इट। अभी इजराइल, अमेरिका का ओनरशिप कहां से आ गया? और उसने बोला कि वो जगह जीने लायक नहीं है। अरे जीने लायक नहीं तो तुम वहां क्यों बना रहे कुछ भी? तो बनाओ जीने के लायक फिलिस्तीनियों के लिए। और तुम बोल रहे कि आई हैव स्पोकन टू अ नंबर ऑफ पीपल एंड दे ऑल लव दैट। यार किससे बात हुई तुम्हारी?
जॉर्डन राजनाथ ने बोला कि मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई, इजिप्ट तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ट्रंप ने किससे बात की है? उसके जो वेस्टर्न एलाइज है वही उसका विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक ने विरोध किया, ब्राजील ने भी विरोध कर दिया है, रशिया, चाइना ने खुलकर, पूरे अरब लीग ने, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, हमास, फिलिस्तीनी अवाम, सब लोग ने खुलकर, पूरी दुनिया ने उसका विरोध किया। ट्रंप बहुत बुरी तरीके से उसने अमेरिका को फंसा दिया है। अच्छा, एक तरह से इसमें ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने ही ट्रंप को एक तरह से ट्रैप में ले लिया और फंसा दिया कि अब तुम अगले 4 साल इस लाइन पर चलोगे। अच्छा, इसमें इस बीच में अच्छा कुछ मुल्कों में हम देखते हैं कि जो टॉप लीडर जो होता है वो अगर कम अकल हो या उसको समझ ही ना आती हो, वो कुछ भी पहले ऐलान करता हो और बाद में उसके अफसर नीचे उस से निपटने की कोशिश करते हो। कुछ ऐसा ही नजारा वॉशिंगटन में नजर आ रहा है। वहां उनके जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनका मतलब ये नहीं था, तो टेम्परेरी तौर पर लेने की बात कर रहे थे और ये तो फिलिस्तीनियों के लिए ही डेवलप करने की बात कर रहे थे। तो ये जो पैचअप की कोशिश है, इस पैचअप की कोशिश को भी नेतन्याहू क्या इनको भी खामोश कराने में कामयाब हो जाएंगे? ट्रंप से तो बुलवा ही लिया जो कुछ बुलवाना था। नहीं, आई थिंक जो इतना बड़ा लैशबैक वर्ल्ड वाइड आया है ना, तो वो तो नेतन्याहू की भी औकात नहीं हुई कुछ करने की। एक तो नेतन्याहू इतना अनपॉपुलर है दुनिया में, वो कोई देश में जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज के नेतन्याहू ने पट्टी तो पड़ा दी, ट्रंप ने बोल भी दिया, अमेरिका और आइसोलेशन में जा चुका है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ट्रंप कर क्या रहा है, मुझे पनामा चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे कनाडा चाहिए, कि ये मतलब एक पागल आदमी बैठ गया व्हाइट हाउस में। मैं तो खुश हूं क्योंकि बाइडेन हैरिस को जीतने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो नरसंहार किया था। ट्रंप आने से मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि रशिया का यूक्रेन का वॉर बंद करेगा। उससे बोला था मैं 24 घंटे में आते ही रशिया यूक्रेन का वॉर बंद हो जाएगा, कुछ वॉर खत्म नहीं हो रहा है, ओके। और अभी वो जेलेंस्की के साथ डील कर रहा है कि तुम मुझे तुम्हारे मिनरल रेयर अर्थ दे दो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ओके। और आज रियलिटी है कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जिसका वैल्यू $12 ट्रिलियन है, वो 80% वेल्थ सब डॉनबास में जो ऑलरेडी रशिया के हाथ में आ चुका है, वो रहता यूक्रेन में। मगर वो अमेरिका और ब्रिटेन ने वो पीस डील को खत्म किया था, जिससे 2 साल 3 साल पहले ये सब सॉल्यूशन आ सकता था। एनीवे, द पॉइंट इज कमिंग टू व्हाट यू आर सेइंग कि एक्चुअली मार्को रूबियो भी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका फॉरेन मिनिस्टर जो आप बोल रहे हैं, उसका भी पहला विजिट हुआ था टू टेल अवीव टू मीट नेतन्याहू, ठीक है। तो उसी दौरान कुछ बात मार्को रूबियो से, क्योंकि वो भी इजराइल फर्स्टर है, वो भी हार्डकोर ज़ायनिस्ट इजरायली सपोर्टर है, ओके। पीटर के जो डिफेंस सेक्रेटरी, वो भी एक पागल टैटू वाला बंदा है जिसको डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया है। इसमें एक ही है तुलसी गैबर्ट, कुछ हद तक, जो सीरिया पे सेंसिबल पोजीशन ले रही थी, जो रशिया पे सेंसिबल पोजीशन ले रही थी, आज वो इंटेलिजेंस की चीफ बन चुकी है। 16 इंटेलिजेंस एजेंसी इसको रिपोर्ट करेगी, ओके। मगर पूरे की पूरी जो बाइडेन कैबिनेट है, वो सब हार्डकोर इजरायली एपैक के टिक हुए सबको कि भाई ये पूरा इजराइल लॉबी के सपोर्टर है, उसी किस्म के बाइडेन ने पूरी कैबिनेट भरी है। कल इतना हुआ है, कैबिनेट एक काम किया है बाइडेन ने कि उसने जॉन बोल्टन और को, जो हार्डकोर एंटी ईरान लोग थे, उन सबको बाहर रखा है। और बाइडेन ने एक मिडिल ईस्ट के लिए कमेटी बनाई है जो ईरान के साथ बातचीत करेगी, और वो बेसिकली मॉडरेट्स की है। एक डी मिलिनो करके एक सज्जन है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। अभी वो देखते हैं कि इजराइल लॉबी वापस ट्रंप पे पूरी की पूरी हावी होती दिख रहा है कि हावी हो रहे हैं, या ईरान के साथ कुछ और बातचीत करेगा, ओके। ऑन दी ईरान मैटर, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट वो जो ट्रंप बोल रहा है कि फुल सैंक्शंस ऑयल नहीं बेच देंगे, पर फुल सैंक्शन तो 40 साल से चल रहे, और क्या सैंक्शन डालने वाला। और ईरान तो अपना तेल बेच ही रहा है, वो चाइना के साथ भी उसका डील है, बड़े बड़े कंट्रीज के साथ उसका डील है, सब हो रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सब खुश करने के लिए बोल रहा है, मगर लोग मूर्ख नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, हंस रही है आज अमेरिका के ऊपर, ओके। अच्छा, ईरान के बारे में आपने बात शुरू की, वो एक जो बाइडेन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सिलसिले में कोई एक डिक्री साइन किया, वो क्या क्या पूछा है? मतलब ये तो बिल्कुल अपने ही कत्ल के बारे में बात करना शुरू कर दिया, क्या है ये? एग्जैक्टली, एक्चुअली जब उस पे 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट में तो एक जूइश लड़का था, तुरंत उसका नाम दबाया गया और पूरी डिबेट अमेरिकन और ज़ायनिस्ट कंट्रोल वेस्टर्न मीडिया में बंद हो गई। मगर दोनों अटेम्प्ट्स के बाद तब भी ट्रंप ने ईरान की बात की कि ईरान कोशिश कर रहा है मुझे मारने की, उसका कोई
तथ्य सबूत नाम की चीज नहीं है, मगर उसी टाइम पे वो सब इशारा वहां कर रहा था। अभी जो ट्रंप ने एक बहुत बड़ी, मतलब क्या बोले, उसने तो अपना डेथ वारंट जैसे साइन कर लिया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं एक मेमो मैंने साइन कर लिया है कि अगर मेरा असैसिनेशन होगा तो ईरान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ओके। और उस मेमो मैंने लिखा है कि उसके बाद ईरान का खात्मा करवाया जाएगा, ठीक है। ये तो आपने मोसाद के लिए, इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए पूरा दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान पे वो अकेला हमला कर नहीं सकता, उसको अमेरिका को उतारना पड़ेगा। तो जैसे 9/11 WTC पेंटागन के अटैक के बाद, और उसमें सबसे बड़ा रोल मोसाद और सीआईए का था, जॉइंट ऑपरेशन था वो, ठीक है। उसी के बाद वो लोग बाद में वॉर ऑन टेरर के नाम पे देश को वो लोग अटैक करने लगे, और वही सब देश जो इजराइल के टारगेट थे। नंबर 1 वाज इराक, उसके बाद लिबिया, उसके बाद सीरिया, लेबनान, सूडान, यमन और अफगानिस्तान सबसे पहले, अफगानिस्तान और ईरान उनका आखिरी टारगेट है, ठीक है। तो अफगानिस्तान से शुरू जरूर किया था, मगर वो पॉइंट है कि ईरान उनका अल्टीमेट टारगेट है। वो इजराइल की औकात है ही नहीं, वो होगा तब जब कुछ बड़ा हादसा होगा, तो इधर कुछ जो बड़ा 9/11 अटैक होगा, मुजाहिदीन खल के जो ऑपरेटिव्स है जो अमेरिका के साथ काम करते हैं, वो ईरानी बनकर आएंगे और कुछ बड़ा हमला करेंगे और बोलेंगे ईरान ने हमला करवाया है, या मोसाद खुद ट्रम्प का हमको असैसिनेट करेगा और उसमें भी मुजाहिदीन खल के लोग होंगे और ईरान पे पूरा ब्लेम जाएगा, और बाद में वो जो पूरा इमोशनल फॉरवर्ड होगा कि हमारा लीडर मारा गया है, चलो जाके वॉर करो, तब जाके अमेरिका ईरान पे बड़ा हमला करेगी। वो है नेतन्याहू का प्लान, नहीं तो ये मेमो का कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रम्प से बुलवा रहे, मेमो साइन करवा रहे। मतलब एक वीडियो आया है जब नेतन्याहू एक टेबल पे बैठ रहा है और ट्रम्प उसकी कुर्सी लगा रहा है। मतलब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है कि नेतन्याहू का चपरासी है या उसका क्लर्क है जो हैंड रिटन नोट्स ले रहा है और जो वो बोल रहा है वो कर रहा है। मतलब ये है कि इजरायली लॉबी का, जूइश लॉबी का कितना दबाव है, कितनी पकड़ है ट्रम्प के सरकार पे। बाइडेन की भी सरकार पे थी, मगर ये डेमोक्रेट ज्यादा लिबरल सोंकी टाइप्स होते हैं, बोल बच्चन टाइप ज्यादा होते हैं, जैसे ओबामा था। बाइडेन को तो बाद में कुछ दिमाग ही बचा नहीं था, वो एक अलग मुद्दा है, ओके। मगर द पॉइंट इज के इजरायली लॉबी की जो पकड़ है ट्रम्प पे दोनों जगह से, एक तो पैसे का, क्योंकि बहुत सारा पैसा, मेरी मेडल्सन का तो $100 मिलियन, मगर आई थिंक नेतन्याहू जब आया होगा तभी उससे बहुत सारे पैसे देंगे ट्रम्प को, ठीक है। और उसके साथ जो जेफरी एप्स्टाइन की टेप्स है, जेफरी एप्स्टाइन में लगातार बोलता रहा हूं कि उसने एक पूरा मोसाद का एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाया था, अभी भी चल रहा है, जिसमें ये सभी अमेरिकन टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, मीडिया बैरन्स, हॉलीवुड सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, सबके सेक्सुअल वीडियो टेप्स है। और ट्रम्प को के लगातार जेफरी एप्स्टाइन के साथ फोटोज है, वो लड़कियों के साथ भी फोटोज है ट्रम्प के। तो ये दोनों तरीके से ट्रम्प को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और आज नेतन्याहू को लग रहा है कि मैं व्हाइट हाउस को तो चला लूंगा, तुम व्हाइट हाउस को चला लो, मगर अभी व्हाइट हाउस की औकात नहीं है। ना वो इब्राहिम अकॉर्ड्स आगे बढ़ पाएंगे, ना नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई तैयार होने वाला है, ना अमेरिका के, अगर अमेरिका को युद्ध करने के लिए गाजा में आना है तो आ जाए, इजरायली सोल्जर मार खा के निकले, अमेरिकन ट्रूप्स मार खा के निकलने वाले, ओके। और इजरायल के सोल्जर तो लड़े ही नहीं, खाली ऊपर से बॉम्बिंग चल रही थी। तो क्या ट्रम्प ऊपर से बॉम्बिंग करने वाला है क्या गाजा की जनता पे? क्या करने वाला है वो? तो पॉइंट अमेरिकी फौजी भी आएंगे तो इजराइल की तरह से हार करके ही जाएंगे। एक बात और आपने कही कि क्या ट्रंप नेतन्याहू का चपरासी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी एक सिनेरियो है जो समझ में आता है कि किस तरह से इजराइल लॉबी अमेरिका की सियासत पर हावी है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। आप ये बताइए कि ये जो अब गाजा में जो कुछ हो रहा है, माफ कीजिएगा, वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है, वेस्ट बैंक के हालात किस तरफ ले जा रहे हैं? वेस्ट बैंक तो वो इलाका है जो इजराइल के चहीते महमूद अब्बास वाला इलाका कहलाता है। महमूद अब्बास जो उनके साथ कोऑपरेट करता रहा है, महमूद अब्बास वो जो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके इजराइल को सौंपता रहा है। अब महमूद अब्बास क्यों तिलमिला रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये उसके खिलाफ अब वो बोलना शुरू किया? इसके क्या मानिए, क्या समझ रहे हैं? क्या गाजा की तरह से वेस्ट बैंक को भी पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी है, या किस तरह से विनोवर किया जाएगा इसको? नंबर 1, महमूद अब्बास को तो रिजाइन करना चाहिए।
उम्र भी हो चुकी है, उसका कोई डेमोक्रेटिक आधार नहीं है, वो इलेक्शन हार चुका था 2005 में, जबरदस्ती से बिठाया गया है और वो लीडर के लायक नहीं है। ठीक है, बेसिकली एक प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ ए फ्रीडम मूवमेंट मैंने कभी महमूद अब्बास को सड़क पे देखा नहीं है, ना इजरायली टैंक के सामने देखा है, हाउस डेमोलिशन के सामने देखा है। तो एक गांधी जी थे, एक नेहरू थे, या उस किस्म के स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर्स थे, तो तुम एक सूट बूट पहन के जिनीवा और वॉशिंगटन में घूमते, उसके अलावा तुम कर क्या रहे हो? ओके, तो पहले तो महमूद अब्बास को रिजाइन करना चाहिए और फतह को, खास करके फतह को और पूरे पीएलओ को अपनी लाइन वापस देखनी होगी कि अभी किस प्रकार से रेजिस्टेंस अभी करना है, क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड फेल हुआ है। ओस्लो वेरी बैडली निगोशिएटेड बाय अराफात के इंटेंशन सही हो सकते हैं, मगर इट वाज वेरी बैडली निगोशिएटेड और फाइनली यासर अराफात को भी इन्होंने पॉइजन करके मार ही डाला था, क्योंकि अराफात रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। जब सन 2000 में क्लिंटन ने उसको कैंप डेविड बुलाया था, यहूद बाराक के साथ मीटिंग थी, तो बिल क्लिंटन, और उसका पूरा रिकॉर्ड, एक पूरी किताब है उस पे, तो अराफात को 3 चॉइसेस दिए गए थे। एक तो जो ये नए मैप्स आपके सामने दे रहे हैं उस पे आप साइन करो, तो अराफात बोलते कि भाई वेस्ट बैंक में तो ये सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट है, ये रास्ता आपका, ये रास्ता मेरा, तो एक देश तो है ही नहीं मेरे पास। मैं बोला नहीं साइन करूंगा। उसके बाद अराफात को बोला गया कि जितने इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस है यूनाइटेड नेशंस के, वो अभी सब कैंसिल हो जाएंगे, आप हमारे साथ जो भी साइन करोगे अभी वही अमल होगा। अराफात बोले वो तो मैं नहीं करूंगा, ये तो पूरा सुसाइड है मेरे लोगों के लिए। और तीसरा जो उसको बोला गया कि ईस्ट जेरूसलम को भूल जाओ, एक छोटा गांव है अबूदीस, ओके, मतलब जैसे दिल्ली का सेंटर है और आपको गुड़गांव दे दिया, ठीक है, या बॉम्बे में चर्चगेट है, मंत्रालय है और वहां विरार दे दिया, तो वैसे ही उनको कहा कि अबूदीस गांव ले लो, ये आपका कैपिटल बनेगा। अराफात ने बोला कि मैं कुछ नहीं करने वाला। तो अराफात को जो नोबेल प्राइज दिया था, पहले आतंकवादी था, बाद में नोबेल प्राइज दिया, जब अराफात ने रिफ्यूज किया ये साइन करने के लिए, ही सेड आई विल नॉट बिट्रे माय पीपल, तो अराफात को वापस टेररिस्ट डिक्लेयर करके रामाला के उसके ऑफिस में बंद कर दिया और 2004 में वो गुजर गए और उसको सीधा पॉइजन ही किया था। ओके, तो वो था कि वो आखिरी लीडर था फतह एक्चुअली, और एक बहुत अच्छा लीडर है फतह के, मुस्तफा बारगोटी, जो बेसिकली जेल में है, वो असली मास लीडर है। इनफैक्ट फतह भी नहीं चाहता कि हमास ने अपने लिस्ट पे डाला है कि इसको छोड़ो, महमूद अब्बास भी नहीं चाहता कि मुस्तफा बारगोती बाहर आए, क्योंकि अभी मुस्तफा बारगोती बाहर आ गया तो वही प्रेसिडेंट बनेगा। इलेक्शन में वो इतना पॉपुलर है कि शायद हमास से भी ज्यादा पॉपुलर आज बारगोती है। ओके, तो दैट, और वो जो सेकुलर नेशनलिज्म है, पैलेस्टीनियन इंक्लूसिव नेशनलिज्म, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर 1 के महमूद अब्बास शुड रिजाइन, फतह शुड नाउ डिसाइड टू, और फतह के बहुत सारे नौजवान हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो सब महमूद अब्बास के लाइन पे नहीं है, इसलिए एक लाइन्स डेन करके एक नया फॉर्मेशन हुआ था कुछ साल पहले, जो अलग अलग रेजिस्टेंस फैक्शंस के जो मिलिटेंट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब साथ में आए थे और उन्होंने मिलकर चालू किया था कि मैं अब्बास बैठा रहे रमाला में, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और उसका सेंटर है जेनिन, तुल्कारम, ये सब उसके सेंटर है जहाँ हमला हो रहा है। बुरी खबर अभी के लिए यह है कि सेटलर्स काफी जमीनें कब्जा कर रहे, फार्म्स कब्जा कर रहे, मगर ये गाजा की परिस्थिति है कि सेटलमेंट्स थे गाजा में, फाइनली उठा हुआ और सब सेटलर्स को निकला पड़ा। तो आई थिंक वही परिस्थिति बनते जा रही है वेस्ट बैंक में कि वहां का रेजिस्टेंस मजबूत होते जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि सेटलर्स को भी वहां से भागना पड़ेगा। सेटलर्स को वहां से भागना पड़ेगा। सेटलर्स गाजा के आसपास के इलाकों से भागे, नॉर्थ फिलिस्तीन, मकबूजा फिलिस्तीन, ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन जिसे इजराइल कहते हैं, वहां से भी वो भागे हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से, और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ऐसा टूटा हुआ इजराइल, एक ऐसा काफी इलाका खाली कर चुका इजराइल, अब ये ट्रंप कैसे इजराइल को वापस मजबूत कर सकते हैं? आपको मतलब कहीं कुछ रियलिज्म है कि क्या ये प्री 7 अक्टूबर वाली हालत में इजराइल कभी पहुंच सकेगा? नहीं, संभव नहीं है एक्चुअली। वो मैंने वही बोला ना कि ये ट्रम्प का वो वाला टर्म नहीं है, दुनिया ही बदल चुकी है, वेस्ट एशिया बदल चुका है, जो देश नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में थे वो भी अभी पीछे हट रहे हैं। उनका अंदरूनी तो ऑफकोर्स इजराइल के साथ लेन देन चल रहा है, किसी ने अपनी एम्बेसी नहीं हटाई, ना ट्रेडिंग चल रहा है, ऑयल दे रहे, वेजिटेबल और सब्जी तरकारी जारी है, वो सभी हो रहा है, मगर पीछे तो हटे हैं, पीछे तो हटे, ठीक है। उसके साथ इतना बड़ा
आक्रमण के बावजूद, इतने बड़े लेवल पे बॉम्बिंग के बावजूद, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने जो हथियार दिए और पूरा एक ग्रीन लाइट ही दे दिया कि नरसंहार करो, उसके बावजूद फिलिस्तीन के लोग ने सरेंडर नहीं किया। वो चलते जा रहे। नॉर्थ गाजा में जहाँ बोला था कि नॉर्थ गाजा में तो अभी किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है। हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा मजबूत मैं मानता हूं कि हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया। लोग बोल रहे कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर को क्यों अग्री किया, मगर लेबनान के अंदर भी कुछ परिस्थितियां थी जिसके कारण उनको करना पड़ा, नहीं तो हिजबुल्लाह कभी पीछे नहीं हटता। और हिजबुल्लाह ने जब सीज फायर किया तब भी हमास ने उनको शुक्रिया अदा किया था। तो आज हिजबुल्लाह एकदम तैयार है। और अब और एक बात देखें कि जो इजराइल ने कुछ कब्जे किए साउथ में लेबनीज इलाके, लोग जा रहे पैदल अपने गाँव, 25-30 तो मारे भी गए। मगर आप इजराइल सेटलर्स को देखो कि उत्तरी इलाके में जाने के लिए डर रहे हैं, जब पूरी की पूरी उनके पास इतना सब हथियार है, ठीक है। मगर लेबनीज लोग अपने अपने गांव में जा रहे हैं। ये तो पूरा हिंसक सत्याग्रह वाला मामला है कि लाखों लोग आएंगे और इजराइल के टैंक को घेरेंगे, मारो, कितनों को मारना है। ये दिन भी आएगा। और ये वो गांव हैं जो सीज फायर के दौरान इजराइल ने कब्जा किया है। जंग के दौरान 66 दिन की जंग में वो कब्जा नहीं कर सके थे। ये है इजराइल का असली चेहरा। और उसके वायलेशंस, हमले वो अपनी जगह, उधर नए नए जगहों पर कब्जे, वो सब सीज फायर के दौरान किए हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं सीरिया वाले हालात पर। सीरिया के एचटीएस के लीडर, जिनको अब अहमद अल शरा कहा जाता है, अब वो सूट बूट में आ चुके हैं। टेररिस्ट से $1 करोड़ के इनाम वाले टेररिस्ट से पॉलिटिशियन बन चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों सऊदी अरब और तुर्की का दौरा किया है। पहला दौरा उनका फॉरेन जो रहा है वो सऊदी अरब का, फिर तुर्की का। हमें क्या इससे क्या कुछ समझना चाहिए? देखिए, एक छोटी कुछ खबरें ये भी आनी शुरू हो गई हैं कि रेजिस्टेंस खड़ा हो चुका है कुनैत्रा में। वो फोर्सेस जो एचटीएस के भी खिलाफ हैं और इजराइल के फौजियों के खिलाफ उन्होंने हमला किया है। अब ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि इजराइल ने वहां से कुछ विड्रॉ करना शुरू किया है। क्या कुछ है? सीरिया को आप कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये अच्छी बात है कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस खड़ा होना शुरू हो चुका है सीरिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा था कि और वक्त लगेगा, मगर ये जो रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है, जैसे आपने बताया कि वो इजराइल के खिलाफ भी लड़ रहा है और एचटीएस के खिलाफ भी लड़ रहा है। क्योंकि जो लोग एचटीएस और अलकायदा और आईसिस को आज सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे मुसलमान हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, बहुत ही एक नैरो सेक्टरियन विजन के कारण, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि एचटीएस ने एक बुलेट नहीं फायर की इजराइल की तरफ। तो क्या बोलना है आपको उसके बारे में? तो आप एक जगह पे पैलेस्टाइन के लिए आंसू बहाएंगे और बाद में एचटीएस इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? तो पॉइंट इसके, एक तो आई थिंक जो कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां की थी बशर असद ने, कि पिछले 2-3 सालों में वो कॉम्प्रोमाइज मोड में आ चुका था। वो अंदर से समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और आखिर में तो उसकी आर्मी बिक गई क्योंकि वो सैंक्शंस का दबाव संभाल नहीं पाई थी। तो वो, मगर अगर ईरान और रशिया के साथ उनका ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता तो शायद चीजें और अलग होती, मगर ही कुडंट हैंडल द सिचुएशन। एनीवे, पॉइंट इज के एचटीएस और अलकायदा और आईसिस ने जो टेक ओवर किया है, ओके, वो अल्ट्रा सेक्टेरियन, अल्ट्रा वहाबी, एंटी शिया, एंटी अलवी, एंटी क्रिश्चियन लाइन वाले, एंटी सुन्नी सूफी के भी लाइन के हैं, और वो अपना पूरा करके बता रहे हैं। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि ज्यादा तुम मारो मगर वीडियोस ज्यादा मत निकालो, मगर वीडियोस फिर भी आ रहे, ठीक है। तो काम ऐसा है कि जोलानी को जो ट्रेनिंग दी गई है, सीएनएन पे जाओ, सीरिया विल बी इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक। ये तो तुम बोल रहे कि 4 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अरे तुम इतने पॉपुलर हो तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करो। अब तो वो 5 साल कहने लगा, अब वो 5 साल कहने लगा। अच्छा, 5 साल कहने लगा। तो आप सोचिए कि मतलब उनका जन आधार नहीं है। सीरियन आर्मी कोलैप्स हो गई तो ये अपनी बंदूक को लेकर आ गए और उन्होंने कैप्चर किया है। एक्चुअली ये नहीं तो 2020 तक तो ये सब हारे हुए लोग थे। ओके, नाउ इट इज वेरी क्लियर कि जो अलवी तबका है, जिन पे बहुत ब्लेम आता है कि अलवी का राज था, अलवी का राज था, एक्चुअली मैंने बार बार बोला है कि जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंट्रोल था सीरिया पे, वो सुन्नियों का था। असद के कैबिनेट में 99% सुन्नी थे। असद की आर्मी में 85% सुन्नी है। ओके, तो असद वाज एक्सेप्टेड एज अ सेकुलर फिगर। अगर वो एक अलवी शिया करके एक्टिव होता तो इतना 14 साल तक वो होता नहीं। आखिरी में उसने गलतियां कर दी। कुछ पॉलिटिकल
सॉल्यूशन की तरफ, हमारे एक दोस्त है केवो करमानसियान, उसने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वो एक सीरियन क्रिश्चियन आर्मीनियन है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ये पूरा कोलैप्स के बारे में। मगर एट द सेम टाइम आई थिंक सीरिया वापस बनने के मतलब इट इज रीबिल्डिंग इटसेल्फ एज अ नेशन। एक 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, तो ये जाने वाला है नहीं। ओके, और ये गल्फ अरब कल्चर और मेडिटेरियन कल्चर में बहुत अंतर है, वो भी हमको समझना होगा। So I think what we have seen in the Alawi heartlands, because the Alawis didn't have a militia also. Actually, मुझे तो लगा कि उनकी मिलिशिया होगी, मगर Alawis क्या था कि सीरियन स्टेट है, सीरियन आर्मी है, हमको प्रोटेक्ट हो जाएगा। मगर आज जो सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है वो शिया और अलवी पे हो रहा है, और क्रिश्चियंस पे तो दबाव बन रहा है कि क्रिश्चियंस को भाई तुम निकल जाओ, वीजा ले लो, बेरूत चले जाओ, यूरोप चले जाओ, तो शिया और अलवी तुमको कब्र में भेजा जाएगा और क्रिश्चियंस को बेरूत या यूरोप भेजा जाएगा। ओके, ये पूरा उनका टारगेट है। एंड आई थिंक ये ब्रांड नहीं चल पाएगा सीरिया में, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जो सीरिया के बहुत सारे सपोर्टर्स थे कि भाई असद एक शिया था, उसको हटाया गया, अभी सुन्नी को राज आया है, वो सुन्नी भी अभी थोड़ा सोच है कि भाई इजराइल की फौज तो 20 किलोमीटर दूर बैठी है दमिश्क से, गोलान हाइट्स में, माउंट हर्मोन में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। ओके, तो ये कुनेत्रा की जो आपने बात बताई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक एक रीबिल्डिंग ऑफ द सीरियन आर्मी, क्योंकि वो है कहीं ना कहीं सीरियन सोल्जर्स है, अगर और उनको डेफिनेटली इराक और ईरान से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और वो अपने देश को अल-कायदा और आईसिस के हाथ में देने नहीं वाले, एचटीएस और ये सब के हाथ में देने नहीं वाले। तो आई थिंक ये ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, मगर कुछ बड़ा आई थिंक अंदर बनते जा रहा है अभी। इट नीडेड प्रॉपर सपोर्ट, इट नीडेड प्रॉपर लीडरशिप, और आई थिंक अगर एक अच्छा एक सुन्नी सेक्युलर लीडर अभी खड़ा हो जाए जो इसको दिशा दे सीरिया में, तो बहुत कुछ हो सकता है इनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, वो असल में वो जो सुन्नी और वहाबी में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ना, कभी वो वहाबी हो जाता है जब वो एंटी अलवाइट एंटी शिया होता है, कभी वो सुन्नियों में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। उसे समझाने की और समझने की जरूरत है। आमतौर पर सुन्नियों में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये सऊदी जो रूलर्स हैं ये सुन्नी हैं, जबकि उन्होंने न सिर्फ शियों पर जुल्म किया है, सुन्नियों पर भी बहुत से कत्लेआम किए हैं उन्होंने सऊदी अरब में। वो एक तारीखी पहलू है, उसे समझने की जरूरत है। इसलिए और जो वीडियोस आ रहे हैं इतने भयंकर आ रहे हैं, टॉर्चर के, टारगेटिंग के, उनको एक एक को पूछा रहा है तुम शिया हो सुन्नी हो क्या हो। हाँ। अभी तो पता चला कि किडनैपिंग हो रहे हैं, रैंसम मांगी जा रही है। अभी हामा के नजदीक एक गांव से लोगों को दरवाजे खटखटा करके निकाला गया, 15 लोगों को बाहर ला करके कत्ल कर दिया गया और डेड बॉडीज छोड़ करके भाग गए। वो एक बाकायदा खबर थी कि 15 शिया लोगों को वहां पर कत्ल किया गया एक वाकये में, और यह भी कंफर्म हुआ कि ये एचटीएस के लोग थे। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि खुद ये एचटीएस के लोग थे और वो उन्होंने ये काम किया। क्या ये आगे बढ़ पाएगा? क्या होगा उन अरब हुकूमतों का, उन अंग्रेजों का, अमेरिका का जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो कत्लेआम को सपोर्ट करेंगे या करते हैं उन्हें? और मैं समझता हूं गाजा में तो कितने नंगे हुए थे, यहां और ज्यादा नंगे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसमें इनको कत्लेआम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लोगों ने अफ्रीका में भी ऐसे किया है। तुम लोग लड़ते रहो, सिविल वॉर चलती रहे, तुम्हारा सोना, गोल्ड, तेल, यूरेनियम हम लोग सब लेते जाएंगे, ठीक है। और अभी भी इनका जो टारगेट है, चाहे वो गाजा में हो या चाहे वो सीरिया में हो, सीरिया की सबसे बड़ा कारण ये था मेडिटेरियन दरिया में जो ऑयल मिला और उनको जो पाइपलाइन बनानी थी कतर सऊदी को, जो सीरिया ने विरोध किया था कि हमारा पाइपलाइन तो आ रहा है। ये बड़े कारण थे, और ऑफकोर्स लिबिया का भी उन्होंने ये देखा है, ठीक है। बट आई थिंक सीरिया एक अलग किस्म का देश है, मैं बार बार जा चुका हूँ। ये लोग बेसिकली बहुत ही नेशनलिस्ट है, सेकुलर है, ओके, और वो अपने देश को वापस बना पाएंगे। मैं जब पूछा था, क्योंकि भारत में तो 2 मिनट के अंदर हमारी जात पात गोत्र सब पता चल जाता है, ठीक है, मगर मेरे को नहीं पता चलता था। हाँ बिल्कुल, नाम भी कुछ समझ होते थे, मुस्लिम क्रिश्चियन भी नहीं समझ आते थे, और उनका एक सेकुलर नेशनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो वापस खड़ा होता। औरतें जो मैं बता रहा हूँ, मीडिया में लिखने वाली जर्नलिस्ट जो वॉर के दौरान लिख रही थी, वो 2-3 बजे रात को अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाती थी। आज उनको बोल रहा है कि भाई तुम बुरखा पहनो, हिजाब पहनो, निकाब पहनो, वगैरह वगैरह। ये कौन मानने वाला है सब बातें? और ये हाईली एजुकेटेड सोसाइटी है, हाईली एजुकेटेड सोसाइटी है, क्योंकि पीएचडी लेवल तक भी आपको शिक्षा फ्री में थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बर्दाश्त तो करने नहीं वाले। देयर विल बी अ फाइट बैक फ्रॉम दिस एंड। जी जी जी, देखिए आने वाला वक्त
I आने think वाला there वक्त needs to be a coordination between the Alawites, the Shia, the Sunni, the Kurds, the Druze, ये सब के साथ आपस में क्रिश्चियन ऑफ कोर्स, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे तो एक नया सीरिया जो यू नो, एंड आई थिंक द सीरियन आर्मी विल कम बैक। इस दबाव सीजन बहुत किया है कि इसराइल ने आके ही पहले सीरियन आर्मी के सब नेवी एयरफोर्स सब उड़ा दिया, एचटीएस वाले मजा ले रहे थे पूरा, ठीक जी है, जी जी क्योंकि वो एचटीएस को ही प्रोटेक्ट कर रहा था इसराइल। यकीनी ये तौर जो पर, अलग यकीनी तौर पर। अलकायदा आईसिस को इसराइल के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भाई इनको सपोर्ट करो असद के खिलाफ। जेक बिल्कुल। सलिवन का ईमेल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी यहूदी था। जेक सलिवन का भी ईमेल है हिलरी क्लिंटन को कि अलकायदा इज ऑन द साइड। नेतन्याहू के फोटोग्राफ्स हैं गोलान हाइट्स पर, पहाड़ों में, उसमें एग्जैक्टली इन आतंकवादियों के इलाज को वो निगरानी करते हुए, देखते हुए। तो ये तो खुले हुए बिल्कुल उन्हीं के साथ हैं और आतंकियों को ये तैयार करते हैं, और जब कभी जरूरत होती है उन्हें मुस्लिम इस्लामिक टेररिस्ट भी कह करके फायदा उठाते हैं सियासी तौर पर दुनिया भर में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने बहुत ही अहम बातें की, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के ताल्लुक से। आपने वो वाकया भी याद दिलाया कि ट्रंप ने नेतन्याहू की कुर्सी सीधी की। आपने ये सवाल उठाया कि ट्रंप नेतन्याहू के क्या चपरासी हैं। मैं समझता हूं ये बहरहाल अमेरिका के और इजराइल के बीच की रिलेशनशिप का बेहतरीन डेफिनेशन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अहमद भाई, आखिरी बात, एक तो ये जो विक्ट्री है, एक तो पहले बोल दो कि इजराइल पे अभी दबाव बनना चाहिए और हॉलोकॉस्ट रेपेरेशंस, जैसे इजराइल को जर्मनी से पैसे मिले, आज तक मिलते जा रहे हैं, तो इजराइल को हॉलोकॉस्ट रेपेरेशन देने चाहिए और रीबिल्डिंग ऑफ गाजा का पूरा बिल इजराइल को देना चाहिए। ये जो ट्रम्प बोलता है ना रीबिल्ड करेंगे, आसपास के पड़ोस के लोग बहुत पैसे वाले, अरे भाई कितनी बार बनाएंगे और इजराइल कितनी बार तोड़ेगा उनको, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनना चाहिए, वॉर क्राइम्स का तो है ही, मगर रेपेरेशन का भी। एंड द अदर पॉइंट इज दैट जो विक्ट्री हुई है, क्योंकि ट्रम्प को लग रहा है कि गाजा अकेला है, तो नहीं अकेला। ऑलरेडी प्रोटेस्ट अमेरिका में और ब्रिटेन में शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं ट्रम्प के बयान के खिलाफ। ओके, तो एक कलेक्टिव विक्ट्री है ऑफ द पैलेस्टाइन पीपल, द पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड द नेशंस हु हैव स्टूड बाय। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं, उसमें कुछ भी दम नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में इतना ही हो सकता है जितना हो सकता है। वहां जितना वोटिंग हो रहा है वो इजराइल और अमेरिका को और भी आइसोलेट करता रहता है, और कुछ देश बेनकाब हो जाते हैं जब वोटिंग का टाइम आता है तो, ठीक है। आईसीसी का क्या मतलब है भाई, अरेस्ट वारंट निकल चुका है, बहुत बड़ी बात है। ओके, तो एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका लगातार उपयोग करें, और उसके साथ हमको सलाम करना चाहिए ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट को, जो लगातार निरंतर इतने सालों से इजराइल के खिलाफ सड़कों पे आ रही है, बॉयकॉट की बात कर रही है, इजराइल के एम्बेसी पे जाते हैं, लंदन में 10-10 लाख लोग खड़े होते हैं, विंटर के दौरान नॉर्वे में लोग जाके सड़क पे खड़े होते हैं, और ये जो भी फोटोज जाते हैं गाजा में, फिलिस्तीन में, उनको ताकत मिलती है कि दुनिया के लोग हमारे, आज ये कैफी दुनिया का एक प्रतीक बन चुका है, यकीनी तौर पर। और आज दुनिया का जो इंटरनेशनल झंडा बन चुका है फिलिस्तीन का झंडा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग देख रहे फिलिस्तीन से, उनको बहुत ताकत मिलती है। हम जो भी करते रहते काम, उस सबका एक प्रभाव वहां होता है। तो ये पूरी विक्ट्री है पैलेस्टीन लोगों की, पैलेस्टीनियन नेशन की, और दुनिया की ग्लोबल सॉलिडारिटी मूवमेंट की। और आप जैसे लोग जो लगातार दिन के 3-3 प्रोग्राम करते हैं, और इतना क्योंकि आपकी डीप स्टडी है पूरे इशू को लेकर, इसके साथ, इसलिए मुझे आपके साथ ही इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो आदान प्रदान होता है उससे वी एनरिच आवरसेल्व्स एंड द ऑडियंस एज वेल। That's why I need to thank your audience who keep on reminding you to call me, because I also enjoy coming and talking to you and having this discussion. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि देखिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिंदगी के रास्ते चुनने का। आप जालिम के साथ हो या मजलूम के साथ हो। अगर आप मजलूम के साथ हो तो मजलूम के साथ हो, जालिम के साथ हो तो ठीक है, उसी लाइन में जाकर के खड़े हो। इसलिए इससे किसी को कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।